Hi everyone, welcome back to my channel. So I'm so sorry for not uploading videos. But I am back again with one shot NCERT series, and I'll be completing a whole class 11th and class 12th NCERT briefly. And now we'll be starting with chapter 1, the living world. So yeah, let's get started. पहले पेज में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. सेकंड पेज में इम्पोर्टेंट क्या है? अर्नस्ट मेयर. इनको डॉर्बिन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं. ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डाइवर्सिटी, तो हम लोग को क्या बोलते ढेर सारी चीज़ें दिखेंगी, लिविंग, नॉन लिविंग. फिर हम लोग के दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, व्हाई एनीथिंग इज लिविंग, उसके अंदर ऐसा क्या है कि उसको लिविंग बनाता है. सो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं, एक टेक्निकल, एक फिलोसफिकल. बस इतना ही समझाया गया है पहले पैराग्राफ में. अब हम लोग मूव करते हैं, व्हाट इज लिविंग. ठीक है, तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. अगर वो कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो हम लोग उसको लिविंग कहते हैं. तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स. और क्या बोलते हैं, ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें हम लोग कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं. सो पहला चीज़ जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रोथ. ग्रोथ क्या होता है? सो ग्रोथ को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसमें दो चीज़ देख के हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ को डिफाइन करते हैं. इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इसको क्या कहते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है. अगर किसी में इंक्रीज इन मास हो रहा है तो किसी में इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है. ठीक है, अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अब हम लोग ग्रोथ तीन अलग अलग चीज़ों में कंपेयर करके देखेंगे. यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर में, प्लांट और एनिमल में, और लिविंग और नॉन लिविंग में. तो पहले हम लोग मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में देखते हैं. सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रो किसके थ्रू होती है? सेल डिवीजन के थ्रू होती है. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन के थ्रू होती है. ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर तो बहुत सारे क्या बोलते हैं जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. ठीक है, उसमें प्लांट्स में ग्रोथ किसके थ्रू होती है? सेल डिवीजन के थ्रू होती है. ठीक है, और कंटिन्यूअसली होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. ठीक है, लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ हम लोगों को एक सर्टेन एज तक दिखती है. ठीक है, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है. फिर उसके बाद सेल डिवीजन पाई जाती है कुछ सर्टेन टिश्यूज में, जो लॉस्ट सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए. ठीक है, तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन के थ्रू होती है, मल्टी सेल्यूलर में सेल डिवीजन के थ्रू होती है. प्लांट में ग्रोथ हमेशा होती रहती है, लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ एक एज के बाद स्टॉप हो जाती है, और सर्टेन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए क्या बोलते हैं, रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है. ठीक है, लेकिन कुछ हायर एनिमल्स में और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. एक्सक्लूसिव मतलब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कि अभी मैं आपको समझाती हूँ. ये एक सेल है, इसने दो सेल बना दिए हैं. ठीक है, ये हम लोगों का एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कोई. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास था ये कोई एक सीड, उससे बना एक पेड़, फिर उसमें फ्लावरिंग हो गई. ठीक है, तो इसमें फ्लावरिंग हो गई. ठीक है, तो इसको देखो,
अब ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था, इसको हम लोग ग्रोथ कह रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग नहीं बता सकते, जैसे ये ग्रोथ भी हो रही है या रिप्रोडक्शन, हम लोग कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसको या ग्रोथ है कि रिप्रोडक्शन है, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये ग्रोथ है या फिर रिप्रोडक्शन हो रही है। तो हायर एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव होती हैं। एक्सक्लूसिव मतलब हम लोग उसमें बता सकते हैं कि हाँ इस समय ग्रोथ हो रही है, इस समय रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो ये इंक्लूसिव होती है, ठीक है, ये इंक्लूसिव होती है। अगर हम लोग इंक्रीज इन बॉडी मास को कंसिडर करें ग्रोथ, ठीक है, कि अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो ये ग्रोथ है, तो इस तरह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ किसके थ्रू हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन दी सरफेस के वजह से, उसमें चीजें ऐसे एक्यूमुलेट होके 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 वो बड़ा बनता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी मास हो रहा है। तो कौन कौन दिखाते हैं, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है, इनसाइड से होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property। अब ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अगर किसी भी चीज को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेना है तो वो नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए और लिविंग में वो कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, नॉन लिविंग में वो नहीं होनी चाहिए और लिविंग में कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। अब हम लोग जैसे ग्रोथ को ही देख रहे हैं तो वो नॉन लिविंग में भी हो रही है एक तरीके से, है ना, नॉन लिविंग में भी हो रही है और लिविंग में कंटिन्यूअसली नहीं हो रही। कंटिन्यूअसली कहाँ नहीं हो रही है, एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक हो रही है। तो अगर हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह दी है तो ये गलत हो जाएगा, हम लोग लिविंग को इस तरह से नॉन लिविंग बता रहे हैं, एक तरह से ये हो गया, है ना। तो हम लोग इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर कहने के लिए हम लोगों को कुछ कैटेगरीज बतानी पड़ेगी, जैसे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है, अंदर से होती है, ठीक है, कहाँ से होती है, अंदर से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। अब अगर हम लोग क्या बोलते हैं कंडीशंस बताएं कि ग्रोथ कैसे हो, तब हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से कि हम लोग कह दिए कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक जब है वो तब, ठीक है, अंदर से जब हो रही है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमारे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं और लिविंग इंट्रिंसिक ग्रोथ शो। अब सेकेंड हम लोग मूव कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी बनाना जिनके फीचर्स मोर और लेस सिमिलर हो किसके, पेरेंट्स से, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स मोर और लेस सिमिलर हो पेरेंट्स के, ठीक है। सो अब हम लोग जब इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली, जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एसेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं, सो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। अब उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हुए हैं इस चैप्टर में, उसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। So fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores it produce। fungi asexual spores बनाता है उससे। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट, हाइड्रा, उसमें बडिंग मिलती है। प्लेनेरिया में हम लोग को ट्रू रीजेनरेशन मिलता है। और फंजाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ये इजीली मल्टीप्लाई करते हैं किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर एल्गे या अमीबा, सो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ठीक है, हमने ये पहले ही समझ लिया है, जब हम लोग ग्रोथ पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली थी, ठीक है।
यूनिसेलुलर एल्गे और अमीबा। तो रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही चीज है उनमें, ठीक है। सो we have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. So hence we notice that single organism, we are not very clear about usage of these two terms. So हम लोग को पता ही है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे यूज करें ये हम लोग को खुद भी नहीं पता ना। इसी को हम लोग इंक्लूसिव प्रॉपर्टी कह रहे थे। ठीक है, तो लेकिन अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, अब वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। सो अब देखो रिप्रोडक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का हम लोगों ने वो पढ़ा ही था कि वो नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए और लिविंग में होनी चाहिए, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख ही रहे हैं कि म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सारे लिविंग हैं लेकिन तब भी ये रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं, तो हम लोग इसको भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो देखो हम लोग पहले देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, केमिकल्स के बने हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? केमिकल्स के बने हुए हैं। केमिकल्स कैसे भी हो सकते हैं, स्मॉल, बिग, ठीक है, किसी भी क्लास को बिलोंग कर सकते हैं, कैसा भी साइज, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। केमिकल्स हमारे कॉन्स्टेंटली बनते भी जाते हैं और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज भी होते जाते हैं, ठीक है। सो इन्हीं कन्वर्जन्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। केमिकल का तुरंत बनना और चेंज होने को ही हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। सो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में चलते ही जाते हैं, बी दे यूनिसेल्युलर, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, ठीक है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। तो हमारा देखो जब भी कोई बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में चलते जाते हैं, इसको मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं, ठीक है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं उनको कौन कैटालाइज करता है? एंजाइम्स। सो एंजाइम्स अगर ना हो तो हमारी रिएक्शंस बहुत स्लो होने लगेंगी और स्लो होने लगेंगी तो चीज़ें बहुत धीमे चलने लगेंगी। तो एंजाइम्स हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, ठीक है। सो एंजाइम्स हमेशा हमारा एक्वस मीडियम में काम करता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जैसे कि एनाबॉलिक क्या होता है और कैटाबॉलिक क्या होता है, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग को देखने हैं। एनाबॉलिक क्या होता है? जब किसी चीज की सिंथेसिस हो। और कैटाबॉलिक क्या होता है? जब किसी भी चीज का ब्रेकडाउन हो। जैसे कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन का बनना, ये हमारा एनाबॉलिक है। और स्टार्च से ग्लूकोज का बनना, ये हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। तो sum total of all chemical reaction occurring in a body is metabolism। ये मेटाबॉलिज्म की एक डेफिनेशन होगी, जितनी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन कैटेलाइज करता है? एंजाइम्स कैटेलाइज करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट लाइन्स दी हुई हैं, उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। No non-living object exhibit metabolism।
देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा. तो अब इसको हम लोग समझते हैं. ये कह रहा है कि जितनी भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बाहर हो रही हैं ऑर्गेनिज्म की, जो कि एक टेस्ट ट्यूब में हो रही हैं, ठीक है, जो कि एक टेस्ट ट्यूब में हो रही है, ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है. ठीक है, ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं उसका मतलब क्या हुआ. सो जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं, अगर हम लोग इसको पॉजिटिव वे में देखें, जैसे कि कोई भी इसका इस लाइन को हम लोग ये ना समझें कि ना ही वो लिविंग, हम लोग समझते हैं कि वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, हम लोग ये मान लेते हैं. ठीक है, सो कोई भी रिएक्शन लिविंग क्यों है, मतलब कि जो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है वो लिविंग क्यों है और नॉन लिविंग क्यों है, हम लोग ये समझते हैं. इससे हम लोग को ये लाइन क्लियर हो जाएगी. सो कोई भी रिएक्शन लिविंग क्यों है, पहले तो लिविंग रिएक्शन कौन कैटेलाइज कर रहा है, एंजाइम. ठीक है, एंजाइम का जो सोर्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है, इसीलिए वो रिएक्शन लिविंग है. ठीक है, अब नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि वो इन विट्रो हो रही है, इसलिए वो नॉन लिविंग है. ठीक है, सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या बोलते हैं, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी. इट्स नाइदर नॉन लिविंग नॉर इट्स नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. इस लाइन का ये मतलब है कहने का. वो लिविंग क्यों है, क्योंकि वो उसका जो एंजाइम है उसका सोर्स बायोलॉजिकल है, तो वो लिविंग हो गई. और वो बाहर हो रही है, सेल के बाहर हो रही है, इसलिए वो नॉन लिविंग भी है. ठीक है, सो isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reaction. वो reaction living है क्योंकि enzyme उसका सोर्स बायोलॉजिकल है, और वो लिविंग थिंग नहीं है क्योंकि वो सेल के बाहर इन विट्रो हो रही है. ठीक है, सो ये सारी रिएक्शन सेल्स में हो रही हैं, इसीलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स भी कह सकते हैं. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स भी हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Perhaps the most obvious and technically अब हम लोग बढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस की तरफ. ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है. सो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर माना जाता है इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, सो सभी ऑर्गेनिजम्स ओके ability to sense their surroundings or environment and respond to the environmental stimuli which could be physical, chemical या biological. ठीक है, किसी भी चेंज को फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज का रिस्पॉन्स करने को हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं. ठीक है, सो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे ये स्टिमुलस दिखाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं. प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. प्लांट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कि हो गया लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म from the prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. So चाहे वो complex eukaryote ही क्यों ना हो, वो भी क्या होते हैं, सेंस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं environmental cues को. ठीक है, और एनिमल्स में कुछ अलग पाया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग
Photo period affect reproduction in seasonal breeders in both plants and animals. So all organism handle chemical enter their body. All organism therefore are aware of their surroundings. So क्या हो रहा है वो हमारी बॉडी अवेयर है उस चीज को, मतलब कॉन्शियस है. सो कॉन्शियसनेस हमारी नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है, ठीक है. और ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा है जो कि अपने आप का अवेयर ऑफ हिमसेल्फ है, मतलब उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है. क्या है सेल्फ कॉन्शियसनेस? मतलब कि जैसे कि हम लोग अगर यहाँ से कोई भी स्टेट जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि हम लोग लखनऊ जा रहे हैं. लेकिन कोई भी एक काऊ ले लो या कोई भी डॉग ले लो, उसको ये नहीं पता, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है. सो इसीलिए कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस भी हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है. So जब when it comes to human beings, it is all more difficult to define living state, ठीक है. तो अब कोई आदमी जो कोमा में पड़ा है उसको हम लोग लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे? लिविंग कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरैक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है, वो तो अभी चल ही रही हैं, तो उसको हम लोग लिविंग मानते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग. In higher classes you will come to know about that living phenomenon. अब जो living phenomenon है वो due to underlying interactions की वजह से होती हैं. So properties of tissues are not present in the constituent cell but arises as a result of interaction among the constituent cell. So जो भी क्या properties of tissues होते हैं वो present नहीं रहती हैं पहले से सेल के अंदर, लेकिन वो उनके बीच में इंटरैक्शन की वजह से अराइज होती हैं. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle, लेकिन वो उनके बीच में इंटरैक्शन का रिजल्ट होती हैं. तो इंटरैक्शन की वजह से ही क्या बोलते हैं, इंटरैक्शंस की वजह से ही खूब सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज निकलती हैं, ठीक है. सो दिस phenomenon is true in a hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, self-evolving and self-regulating interactive system capable of responding. तो इतना कुछ पढ़ने के बाद जो एक डेफिनेशन निकली है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है कि living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli, ठीक है. So biology is a story of life on earth. Biology is a story of evolution of living organism on earth. All living organism present, past and future are linked to one another by sharing of common genetic material but to a varying degree, ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Diversity in living world. So if we look around, अब हम लोग diversity in living world में पहुंच चुके हैं, तो हम लोग आसपास देखेंगे बहुत अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. So the number of species that are known and described तो वो है 1.7 से 1.8 मिलियन. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ को कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है. और क्या है, हाँ. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. जैसे कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं. सो उनके कुछ ना कुछ लोकल नेम्स होंगे जो हम लोग बुलाते होंगे. अपने एरिया में कुछ और लोकल नेम होगा, दूसरे एरिया में और, हर स्टेट के अलग अलग. तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना. लोकल नेम्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, कंफ्यूजन हो जाती कि किसको क्या कहते हैं. तो इसीलिए हम लोगों ने इसीलिए हम लोग को ज़रूरत थी कि एक स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसी नाम से हर जगह बुलाया जाए. इससे हम लोग को ईजी रहेगा. इसी को हम लोग नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर. So obviously nomenclature or naming is only possible when the living organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, ठीक है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड नेम देना कि वो ऑर्गेनिज्म उस नेम से हर जगह जाना जाए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, है ना, कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना होने पाए। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि when the organism is described correctly and we know what organism the name is attached to, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब हो, जिससे कि हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को देखें तो हमको, जैसे हम लोग रोज देखें उसको कैसा दिखता है रोज, ये हम लोग को पता रहे, जिससे कि हम लोग जैसे रोज देखें तो हम लोग पता चले हाँ इसको तो रोज कहते हैं, ठीक है, इसको कैक्टस कहते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन कहते हैं इसी चीज को, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट in order to facilitate study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each organism। कुछ एक प्रोसीजर्स होते हैं, एक कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए, ठीक है। सो दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यही चीज़ें जितने ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने बायोलॉजिस्ट हैं सब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature। तो plants के लिए वो नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म, कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, ensure that each organism has only one name। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी वन टू अराइव ऑन द सेम। तो डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए जिससे कि इसी नाम को जैसे ये नाम लिया जाए वैसा इंसान के दिमाग में वही पिक्चर बने, और हर एक इंसान के दिमाग में एक ही पिक्चर बने। सो दे ऑल्सो इंश्योर दैट द नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, और किसी भी चीज़ के लिए इस नाम का इस्तेमाल ना किया गया हो। So biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to, कुछ universally accepted principle है उनका यूज करके हम लोग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स देते हैं। तो each name has two components, तो एक नाम के दो components होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम हैज विद टू components, इसको कहते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो द नेमिंग सिस्टम, ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया था, ये नेमिंग सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। और ये अब आजकल हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस किया जाता है। दिस नेम सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। अब कैसे होता है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन, ओके। अब हम लोग ये देखते हैं, मैंगो का एग्जाम्पल लेके ये समझने की कोशिश करेंगे। सो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। सो लेट अस सी हाउ इट इज अ कैसे ये बाइनोमियल नेम है, ठीक है। मैंगीफेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिका क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज, कि स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। सो अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, कुछ रूल्स दिए हुए हैं नॉमेनक्लेचर के, उसको देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन में लिखे जाते हैं, जनरली लैटिन में होते हैं, रिटन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है, और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस और दूसरा सेकंड कंपोनेंट डिनोट स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज कह दो उसी को। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, जब हैंड रिटन करेंगे तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। फिर द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जो बल्कि स्पेसिफिक एपिथेट हमारा स्मॉल लेटर से चालू होता है। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका में हम लोगों ने देख लिया, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल से स्मॉल से दूसरा लेटर। So, the name of the author appears after the specific epithet, species के नाम के बाद हम लोग author का नाम लिखते हैं at the end of the biological name and is written in an abbreviated form में लिखा जाता है, ठीक है।
ये देखिए एब्रीवेटेड फॉर्म, फुल नेम ना लिख के उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। सो लीनियस है, LINN, लिन से दिखाएंगे हम लोग। सो इतने सारे एनिमल्स का इतनी सारी चीज़ें एक साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोलते हैं एक उसको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे किसी भी चीज़ को ग्रुप में बांट दिया जाता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। उनमें जो कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होती हैं उनको देखते हुए हम लोग उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, इजीली ऑब्जर्वेबल जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है डॉग्स, दिया हुआ है कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स। अब ये सब देख के हमारे, जैसे हम लोगों ने तुरंत कैट बोला, तो कैट मतलब ये एक एनिमल आएगा जिसके 4 लेग्स, फरी होती है। इस तरह तुरंत से हम लोग के दिमाग में उसके कुछ कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग टैक्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सा भी कहते हैं। ठीक है, सो हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टैक्सा में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। External internal structure along with the cell development process and ecological information for organism essential and form the basis of modern taxonomic studies। ठीक है, रखेगा। So क्या चीज़ें दी हुई थी? External internal structure of cell, development process, ecological information of organism, ये सारे essential and form the basis of modern taxonomic study। ये basis of modern taxonomic studies बनाते हैं। ठीक है, और इसी तरह characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy। ठीक है, ये सारे बेसिक्स हैं किसके? टैक्सोनॉमी के। सो क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक टू टैक्सोनॉमी एंड बेसिक्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज क्या क्या है, तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। सो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू ह्यूमन बींग्स। अब टैक्सोनॉमी कुछ नई चीज़ नहीं है, ह्यूमन बींग्स को हमेशा से ही इंटरेस्ट था ज़्यादा जानने के लिए। ठीक है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज़, अपने यूज़ के हिसाब से। In early days, human beings needed to find resources for the basic needs of clothing, food, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. Earliest classification किसके basis पे हुई थी? Uses of various organisms। ठीक है, so human beings since long not only interested in knowing more about different kinds of organism but and their diversity, but also relationship among them, उनके बीच का relationship क्या है। So जब हम लोग so this branch साथ में उनके बारे में पढ़ना, मतलब टैक्सोनॉमी के साथ साथ उनके बीच का रिलेशनशिप भी जानना, इसको हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप का प्रोसेस नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। सो हर एक स्टेप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक रैंक या कैटेगरी को। Since a category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category। तो कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी हो गया हमारा कैटेगरी होता है हमारा ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे फाइलम, किंगडम, जीनस, स्पीशीज, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। तो कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो उसको हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं।
एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर, ढेर सारी कैटेगरीज मिलकर बनाती हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की बनाती हैं. फिर each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. So हर एक कैटेगरी क्या बोलते हैं उसको कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो वो रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को या फिर रैंक को ही टैक्सॉन कहते हैं. उसका प्लूरल होता है टैक्सा, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features. अब कैटेगरी रैंक को समझाया जा रहा है, मतलब टैक्सॉन को. सो जैसे इंसेक्ट ले लो, उसमें एक कॉमन फीचर पाया जाता है जैसे 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं. ठीक है, तो ये कि उनका रिकग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हो गया. जैसे हम लोग इंसेक्ट की बात करेंगे हमारे दिमाग में तुरंत से ये चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसी कैटेगरी जिसके साथ कोई फीचर एसोसिएटेड हो उसको हम लोग टैक्सॉन कहते हैं या टैक्सा कहते हैं. ठीक है, फिर taxonomic study of all known organisms have led to development of common categories such as इन्हीं से क्या बोलते हैं kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species बने हैं. All organisms including those in plants and animal kingdom have species as the lowest category. और सबसे lowest category किसकी होती है? Species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. तो किसी organism को कैटेगरी में कैसे डाला जाता है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? उनके कैरेक्टर्स के बारे में नॉलेज होना या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सो दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी, उनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, डिससिमिलैरिटीज क्या है. of the same kind of organism as well as other kind of organisms, उनके बीच में dissimilarities या similarities क्या है. ठीक है, अब पहला है species. तो species क्या होते हैं? Okay. Taxonomic study consider a further group of individual organisms with fundamental similarities as a species. So one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological difference के थ्रू हम लोग एक species को दूसरे species से differ कर सकते हैं. इसके कुछ examples दिए हुए हैं जैसे कि Mangifera indica mango, Solanum tuberosum potato, Panthera leo lion. All the three names indica, ट्यूबरोसम और लियो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलानम एंड पैंथेरा क्या जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं. और ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट. एक जीनस के पास ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, एक जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं. इसका एग्जांपल्स क्या दिए हुए हैं जैसे कि पैंथेरा एक जीनस है, उसका क्या क्या हो सकता है? लियो हो सकता है. ठीक है, और लियो हम लोगों ने यहीं पे देखा है, पैंथेरा लियो, और यहाँ पे टाइगरेस हो सकता है. ठीक है, फिर इसी तरह सोलानम का क्या हो सकता है? ट्यूबरोसम हो सकता है, फिर नाइग्राम हो सकता है और मेलेंजना हो सकता है. ठीक है, नाइग्राम, मेलेंजना, ट्यूबरोसम. पता है ह्यूमन को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं. जीनस में आता है. जीनस comprises group of related species which have more characters. So genus comprises a group of related species which has more common characters as compared to species of other genera. ठीक है, so we can say that जैसे पोटैटो हो गए, ब्रिंजल हो गया, आर टू डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन ये सेम जीनस को बिलोंग करती है, सोलानम. अब जैसे लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे अलग अलग फीचर्स हैं इनके. ठीक है, लेकिन ये जीनस पैंथेरा को बिलोंग करती है. फिर इस तरह एक अलग जीनस होता है फेलिस, जिसमें कैट्स आती हैं. ठीक है, फैमिली. family has a group of related genera with still less number of similar characters, में less number of similar characters पाए जाते हैं. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. देख के करते हैं. Solanum and Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae. अब examples देखिए इसके. Solanum
Petunia and Datura placed on the family Solanaceae, ठीक है. पैंथेरा जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आते थे, और ये फेलिस जो कैट वाली फैमिली है इसमें आते हैं, फेलिडेई में आते हैं, ठीक है. इसी तरह you observe the features of cat and dog and you will find some similarities and some differences as well. So they are separated into different families. Felidae, ठीक है, उसमें cats आती हैं, और Canidae जिसमें dogs आते हैं. फिर order, you have seen earlier that categories of species, genus, and families are based on the number of similar characters. So generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. ठीक है, ढेर सारे characters के basis में order बना है. अब order being in higher category assemblage of families which exhibit few similar characters हो जाएंगे. ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं कैसे common characters कम होते जा रहे हैं. The similar characters are less in number as compared to different genera including Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoneales. ठीक है. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae, सब इसमें Carnivora में आते हैं. ठीक है. Class. Class includes related orders को include करती है. For example, order Primata comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in class Mammalia को belong करते हैं. कार्निवोरा जिसमें टाइगर, कैट, डॉग आते थे, और क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स टू. ठीक है, फाइलम में आते हैं. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स constitute the next higher category called phylum. So all these are on the common features like presence of notochord. अब किसके बेसिस में कर दे रहे हैं? presence of notochord, dorsal horn, nervous system are included under phylum chordates में आ जाते हैं ये सारे चीजें. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to higher categories such as division. Phylum को division कहते हैं हम लोग plants में. ठीक है. Kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called. अब highest category कौन सी है? Kingdom called Animalia. ठीक है. फिर the kingdom Plantae on the other hand is a distinct and comprises all plants. इसमें सारे plants आ जाते हैं. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting from these broad categories. However, taxonomics have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. अब देखो, ये है हमारा जैसे कि keep, plant, clean और family get sick. इसको याद करने का तरीका है. ठीक है. और किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ठीक है. तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करते जाएंगे. The taxonomic categories from species to kingdom have also shown in ascending order में दिखा रहा है. ठीक है. As we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. जितना lower है उतने ज़्यादा common characters ज़्यादा रहेंगे. Higher the category, greater is difficulty determining the relationship to the taxa at the same level. ठीक है. और यही जो वहाँ पे पढ़ा है उसी का ये चार्ट बना हुआ है. इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है. Man, biological name Homo sapiens. Housefly, Musca domestica. Mango, Mangifera indica. Wheat, Triticum aestivum. तो जीनस हम लोग को पता ही है, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला स्पीशीज हो गया. ठीक है. और फैमिली होमिनिडेई, मुसिडेई, एनाकार्डिसेई, पोएसिएई, प्राइमेट, डिप्टेरा, सैपिनडेल्स, पोएल्स, मैमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलिडनेई, मोनोकोटिलिडनेई, कॉर्डेट्स, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है.
टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? ऑल दो ये मेथड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज चाहिए होती हैं। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल, ठीक है, एंड इसी प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज कहा जाता है इसको। फिर बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स और टेक्निक जिससे हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं स्पेसिमेंट्स को, जिससे आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी, ठीक है। पहला है हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम में स्पेसिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स आता है। इन कैसे रखा जाता है? DPP ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन किसमें? शीट्स में। फर्दर दी शीट्स को अरेंज किया जाता है according to universally accepted system of classification. These specimens along with descriptions on herbarium sheets फिर क्या बोलते हैं, these specimens, ये specimen उसके साथ उनका description जो herbarium sheet में लिखा रहता है become a store house या repository for future use की तरह हम लोग use कर सकते हैं इनको, store house की तरह काम करता है। herbarium sheet में क्या क्या present होता है, ठीक है। हर्बेरियम शीट के बारे में देखते हैं। हर्बेरियम शीट हमारी हर्बेरियम जो शीट होती है 29 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये 41 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। फिर राइट लोअर में डिटेल्स लेबल प्रोवाइड रहता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या लिखा रहता है। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल और बोटानिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, ठीक है। और हर्बेरिया को हम लोग क्विक रेफरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। हर्बेरिया आल्सो हैज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। सेकेंड आता है हमारा बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन collection of living plants पाया जाता है for reference. Plant species in this garden are growing for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical या scientific name और उसकी family लिखी होती है, ठीक है। फिर famous botanical gardens के name दिया हुआ है जैसे कि Kew England, Indian Botanical Garden, हावड़ा and National Botanical Research Institute लखनऊ। So largest botanical garden है Royal Botanical Garden, Kew England। लार्जेस्ट है रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड, ठीक है। और इंडिया का लार्जेस्ट है इंडियन बोटानिकल गार्डन, हावड़ा, इंडिया। ठीक है। फिर आता है म्यूजियम। म्यूजियम्स क्या होते हैं? यूजुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बनाए जाते हैं, सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बनाए जाते हैं। इनके में होता है कलेक्शन ऑफ preserved plant and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved in a container. Specimens को preserve किया जाता है, किसमें preserve किया जाता है? कंटेनर्स में प्रिजर्व किया जाता है, जार में प्रिजर्व किया जाता है, कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स may also be preserved as dry specimens. प्लांट और एनिमल के कुछ स्पेसिमेंट्स को ड्राई स्पेसिमेंट्स की तरह स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में डाला जाता है। आफ्टर कलेक्टिंग, उसका क्या क्या प्रोसेस है? कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग करके। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, मैमल्स और इन सबको स्टफ्ड और प्रिजर्व किया जाता है। तो म्यूजियम्स में हम लोगों को कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स भी मिलते हैं। जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है?
जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं अंदर ह्यूमन केयर विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर के बारे में हम लोग उनके पढ़ सकते हैं इससे। फिर इसको ज़ू, हम लोग ज़ू तो जानते ही हैं, एनिमल्स को ज़ू में रखा जाता है, ठीक है। और जैसी हैबिटेट या जैसे एनवायरनमेंट में वो रहते थे, सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट उनका कंडीशन वहाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर की क्या होता है, ये रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं। एक टैक्सोनॉमिकल एरिया यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज में। की किस में बेस्ड होती है, यूजुअली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में, ठीक है। इन दोनों के पेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस के बीच में। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इस स्टेटमेंट द की इज कॉल्ड लेड कहते हैं एक स्टेटमेंट को, ठीक है। फिर separate taxonomic keys are required for taxonomic categories such as family, genus, species for identification purpose. So keys are generally analytical in nature होती है, ठीक है। इनको analyze analytical होती है ये nature में। फिर और क्या दिया हुआ है, और चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो हैं फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो फ्लोरा में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरा कंटेन करती है एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, ठीक है। फिर ये किसी भी एरिया में कितने प्लांट की स्पीशीज फाउंड मतलब प्रेजेंट है उसका हम लोगों को एक अंदाज़ा देती है। मैनुअल्स क्या होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं क्या यूज़ किया जाता है इनको आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए जो भी एक एरिया में मिलते हैं, ठीक है। और फ्लोरा से ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, किसी एक टैक्सॉन की इसमें क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, तो ये ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। कैटलॉग क्या होते हैं, इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है। सो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इन एन एरिया स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन, मोनोग्राफ क्या करता है, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सॉन, तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या इम्प्रूवमेंट आपको और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। और इसके इम्पॉर्टेंट लाइंस का PDF बना के भी मैं एक वीडियो जिसमें इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ चैप्टर लिविंग वर्ल्ड रहेगा वो भी मैं आपको Goodbye, thanks for watching, and do like, share, subscribe my channel and press the bell icon for more such updates about my channel.